देखो भाई, आज हम बात करेंगे पाइल्स की। ठीक है ना। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, पेपर फर्स्ट का टॉपिक। ठीक है ना। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आने वाली डिसीज के अंदर ये टॉपिक आएगा, पाइल्स का। ठीक, अब इसके चलते हैं हम इंट्रोडक्शन पर। हेमरोइड्स आर swollen and inflamed veins in the rectum and anus that cause discomfort and bleeding। ये कह रहा है hemorrhoids are swollen and inflamed veins in the rectum। rectum को मतलब जहाँ पे पोटी आके भरती है, ऐसे मान लो। ठीक है ना। बड़ी आंत से सबसे लास्ट में आके पोटी इकट्ठी होती है, उसको रेक्टम बोलते हैं। और एनस जहाँ पे लेटरिन पोटी हमारी पास होती है। ठीक है ना। एनल कैनाल भी बोल सकते हैं उसको। दैट जो कि कोजिज कारण बनती है किसका, डिस्कम्फर्ट का एंड ब्लीडिंग का। जब वेन्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और हेमरोइड्स सूज जाते हैं तो वो किसका कारण बन जाते हैं, डिस्कम्फर्ट का और किसका, ब्लीडिंग का। तो इसको क्या बोलते हैं, पाइल्स। ये इसका इंट्रोडक्शन में से इतना छोटा ही है। दोबारा देख लो, हेमरोइड्स आर स्वेलन। हेमरोइड्स जो क्या है वो सूज जाते हैं एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें, मतलब रेडनेस या दर्द ये सब हो जाता है किसमें, वेन्स में। इन द रेक्टम, पोटी जहाँ भी इकट्ठी होती है उसको, उस जगह। और एनस जहाँ पे पोटी पास होती है उस जगह। दैट कोज डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग, जो डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग का कारण बनता है। ये हेमरोइड्स को तो मैं हिंदी में बताऊँ तो ऐसे समझ लो, जैसे बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स के एरिया रहता है ना, और जैसे हमारे होठ, निचले वाले होठ के अंदर की साइड में कभी जीभ फेर के देखना, वहाँ पे बहुत सारी वेन्स रहती हैं। ठीक है ना। जब भी तो तुमने देखी बहुत लोग जो कुबेर तंबाकू वगैरह रखते हो यहीं पे रखते हैं, या जो हमारे दांतों की दाढ़ हैं ये इनकी साइड में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स को तो गुच्छा टाइप का समझ लो। ठीक है ना। जहाँ से ब्लड की जो सप्लाई है और जो तंबाकू वगैरह खा रहे हैं एकदम से तुरंत एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, सीधे दिमाग पर जाता है और नशे करने लगता है। सेम वही कंडीशन कहाँ होती है, हमारी एनाल कैनाल या एनस और रेक्टम के एरिया में रहती है। वहाँ पे बहुत सारी नसें टाइप की रहती हैं, आके इकट्ठी होती हैं। ठीक है ना। वो सूज जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पाइल्स हो जाती है। तो हेमरोइड्स उसी को बोलेगा, वो गुच्छे टाइप के जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। और अगर टाइप देख लेते हैं इसके, इंटरनल हेमरोइड्स, एक्सटर्नल हेमरोइड्स, दो टाइप के हैं। इंटरनल में देख लेते हैं, लोकेटेड इनसाइड। इंटरनल से समझ में आ रहा है कि अंदर है ये कहीं पे। लोकेटेड स्थित है कहाँ पे, इनसाइड, अंदर की तरफ। द रेक्टम, रेक्टम में ये अंदर की तरफ। ठीक है। टिपिकली पेनलेस, इसमें दर्द नहीं होता, बट कैन कोज ब्लीडिंग, पर इसमें क्या ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सटर्नल ऑफ हेमरोइड्स में देखा तो अंडर द स्किन अराउंड द एनस, जो एनस की जो स्किन है उसके क्या है, नीचे। ठीक है ना। अंडर द स्किन, स्किन के नीचे, अराउंड चारों तरफ, किसके, एनस। एनस जो है उसकी स्किन के जो जस्ट नीचे क्या है वहाँ पे ये होगा था। कैन बी पेनफुल, ये दर्द भरा भी हो सकता है। एंड कोज स्वेलिंग, और ये वहाँ पे सूजन भी कोज कर सकता है। एंड इरिटेशन, और इरिटेशन भी कर सकता है। इरिटेट का मतलब कह सकते हैं वहाँ पे खुजली वगैरह भी हो सकती है, खुजाने का मन कर सकता है। जैसे हमारा मूड कभी कभी कहते हैं ना इरिटेट हो रहा, चिड़चिड़ापन कह सकते हैं, कुछ उस टाइप की फीलिंग दिमाग में ना होकर उस जगह तुम्हें महसूस होगी। ठीक है। ईटियोलॉजी एंड कोजिज के बारे में देखें तो द एग्जैक्ट कोज इज अल्सर। इसका जो एग्जैक्ट कोज है क्या, वो अल्सर है। अल्सर का मतलब जख्म टाइप के समझ लो। ठीक है ना। एनस में और रेक्टम में, बट इंक्रीज्ड इन द लोअर रेक्टम ड्यू टू, पर ये कहाँ पे ज़्यादा इन बड़े होते हैं, लोअर रेक्टम में, जो रेक्टम के सबसे निचला भाग है उसमें। ड्यू टू, किसकी वजह से, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बोवेल मूवमेंट। स्ट्रेनिंग होती है बोवेल मूवमेंट्स के दौरान, तभी हो सकते हैं। ठीक है ना। सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑन द टॉयलेट
तुम पोटी करने जा रहे हो और बहुत बहुत देर तक बैठे हो तो भी क्या है, पाइल्स हो सकती है। इसीलिए कभी पोटी करने जाते हो 1-2 मिनट के अंदर करके बाहर आ जाओ। ऐसे नहीं तुम बैठे रहो 10-20 मिनट फ़ोन चलाते रहो, तो फिर क्या है, तुम्हें पाइल्स होने के चांस ज़्यादा। जितनी ज़्यादा देर बैठोगे उतनी ज़्यादा चांस रहेंगे। ओबेसिटी, तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो, फैट ज़्यादा शरीर पर, तो भी क्या है, ये हो सकती है पाइल्स। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, मतलब या तो कब्ज है या दस्त जैसे पेचिस कह सकते हैं जिसे, उस टाइप की दिक्कत है, तो भी क्या हो सकती है, पाइल्स हो सकती है। प्रेगनेंसी में ये हो सकती है। प्रेगनेंसी में जो है हाथों पर दबाव रहता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बावेल की मूवमेंट्स पे उससे असर पड़ता है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो जाए। लो फाइबर डाइट, अगर तुम्हारी डाइट में फाइबर नहीं है तो क्या है, तो भी ये हो सकती है। ठीक है, फाइबर कम ले रहे हो तो साफ जाहिर है तुम्हारी पोटी कम आएगी, टाइट होगी, कब्ज वगैरह हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या है, पाइल्स हो सकती है। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं इसकी। एज, कॉमन इन पीपल एज 45 से 65, ये ज़्यादातर कॉमन है 45 से 65 साल की एज में। हैवी लिफ्टिंग, वज़न ज़्यादा उठा रहे हो तो भी क्या है, हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, किसी फैमिली मेम्बर में रही हो तुम्हारे मम्मी पापा को, तो क्या है, पाइल्स हो सकती है। ऑफ हेमरोइड्स का मतलब है जो दाने जैसे गुच्छा जैसे बन जाते हैं, उसको हेमरोइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो वहाँ पर नसें रहती हैं उनके भी बन सकते हैं, जो वहाँ की जो अंदर की एपिथेलियल मसल्स वगैरह म्यूकोसा उसमें भी हो सकते हैं। ये है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब मेरे को तो पता नहीं है, पर हो सकता है सुस्ती भरा जीवन हो सकता है। इसका मतलब कि तुम आलसी टाइप के हो, थोड़े एक्टिव रहोगे तो नहीं होगी, और तुम ऐसी बीमारों की तरह पड़े रहते हो खाट पे चेयर पे, तो क्या है, होने के चांस ज़्यादा हैं। अब आ जाओ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर ये बीमारी होगी पाइल्स की तो क्या क्या लक्षण मरीज के बॉडी में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इंटरनल हेमरोइड से दिखाई देंगे। पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट। पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग का मतलब बिना दर्द के रेक्टल में क्या है, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा। ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान, बॉवेल मूवमेंट, जब तुम्हारी आंतों में मूवमेंट्स होगी, जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, जिससे खाना आगे बढ़ता है, तो उसके दौरान तुम्हें ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोलैप्स हेमरोइड्स प्रोट्रूड आउटसाइड द एनल ओपनिंग। ये कह रही है प्रोलैप्स का मतलब है जहाँ जिसके रास्ते पोटी बाहर निकलती है, यदि वो एरिया तुम्हारा बाहर निकल जाए। प्रोट्रूड का मतलब किसी चीज़ का नीचे उतर आना या किसी चीज़ में को अंदर को घुस जाना, तो उसको प्रोट्रूड वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हेमरोइड्स, इसको गांव में, अब मैं तुम्हें बताऊँगा तो ये हंसना मत, इसको पढ़ गए, कुछ गाँव में उसको कांच बोल देते हैं कि इसकी कांच उतर रही है। कांच को जब ये उतरती है, जब तुम बहुत देर तक पोटी करते रहोगे, बैठे रहोगे, आधे घंटा ताकत लगाते रहोगे, तो जिस रास्ते के थ्रू पोटी पास होती है वो रास्ता खुद तुम्हारी बॉडी से आउटसाइड में आने लगेगा, जिसको प्रोड्यूस भी बोलते हैं। आउटसाइड, बाहर की तरफ, द एनल ओपनिंग, पोटी के रास्ते की जो ओपनिंग है उसके थ्रू क्या बाहर आएगा। एक्सटर्नल हेमरोइड्स, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। स्वेलिंग अराउंड द एनल, पोटी के रास्ते के चारों तरफ क्या स्वेलिंग आ जाएगी। ब्लीडिंग होगी। ईचिंग एंड इरिटेशन, खुजली वगैरह उसमें क्या है, या जलन जैसी तुम्हें महसूस हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट करूँगे जिसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर खुद मरीज को उल्टा लिटा के उसके लैट्रिन के रास्ते को चेक करेगा। ठीक है। एनोस्कोपी, पोटी के रास्ते से कैमरा लगा रहता है, एक मशीन रहती है नली जैसी, उसको लैट्रिन के रास्ते से अंदर करेंगे और चेक करेंगे कितने ब्लीडिंग के लक्षण लग रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है। प्रोक्टोस्कोपी एंड सिग्मोइडस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी क्या होता है ये तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सिग्मोइडस्कोपी होती है जो बड़ी आंत के सिग्मोइड पार्ट को चेक करती है मशीन, मतलब वही एक केबल जैसा रहता है, उसमें कैमरा लगा रहता है, उसको क्या है
पट्टी के रास्ते से अंदर को घुस के वो कैमरा बताता रहेगा। बाहर एक डिस्प्ले लगी रहती है मॉनिटर, उसमें देखते रहते हैं डॉक्टर। और एक है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मतलब वही कोलन को जांच कर देगी, ठीक है ना, बड़ी आंत की पूरी चेक कर सकती है ये, तो इलियम से लेकर रेक्टम तक। अब आ जाओ मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। ये इसको मतलब कैसे ठीक करने का जुगाड़ हम कर सकते हैं, ऐसे मान लो। सबसे पहला है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन का मतलब है तुम जो फाइबर है उसको ज़्यादा खाओ, ये कहना चाह रहा हूँ। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें परिवर्तन कर लो। तुम अपनी डाइट में फाइबर नहीं ले रहे तो वो खाओ पियो। देखते हैं क्या करें। इंक्रीज फाइबर इनटेक। इंक्रीज का मतलब बढ़ाओ, फाइबर का मतलब रेशेदार, इनटेक का मतलब मुंह में को खा जाओ, ऐसे कह रहे हैं। 20 से 30 ग्राम पर डे खाओ। ये तुम्हें कहाँ पे मिल सकता है? जैसे आलू के छिलका हो गए, सेब के छिलका हो गए, और मटर में भी कुछ रहती है। जैसे ठेली पे कोई तुमने देखी होगी मटर भून के देते हैं रेत में, कानपुर साइड में तो मिलती है बहुत, ठीक, हमारे इधर तो नहीं मिलती। एंड फ्लूइड इनटेक, और फ्लूइड ज़्यादा, पानी मतलब ज़्यादा पियो। और बहुत चीज़ों में फाइबर मिलते हैं, तो मैंने 1-2 चीज़ बता दी, ठीक है। तो आ गया बिहेवियरल चेंजेस। जो तुम्हारा बिहेवियरल है उसको क्या, उसको उसमें चेंजिंग लाओ। अवॉइड स्ट्रेनिंग, रिड्यूस टाइम स्पेंड ऑन द टॉयलेट एंड प्रमोट रेगुलर बॉवेल हैबिट्स। मतलब कि पूरे दिन अगर कुर्सी पर बैठे रहते हो तो उसको तुम चेंज करो, थोड़ा घूमो फिरो, और अपने जो तुम्हारी आंतों की बॉवेल की मूवमेंट्स है वो अच्छे से रहे। कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक, ये सब करो। टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल का मतलब है ऊपर कोई क्रीम वगैरह, तेल वगैरह लगा के उसको ठीक कर सकते हैं, इस टाइप से। टॉपिकल मतलब सतही, ऊपर की सतह पे, ठीक, सरफेस भी कह सकते हैं इसको। ये बोल रहा एनेस्थेटिक क्रीम। एनेस्थेटिक क्रीम का मतलब है दर्द में राहत देने वाली क्रीम। अगर पट्टी के रास्ते में इस क्रीम को लगा लोगे तो क्या कर देगी, ये दर्द को कम कर देगी, दर्द हो रहा हो तो। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन है। हाइड्रोकोर्टिसोन ही दर्द को कम करती है। आगे लिखा क्रीम, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। एंड एस्ट्रिंजेंट लाइक क्या, लाइक विच हेजेल, कहते हैं ना, हेजेल कोई क्रीम होगी, ठीक है ना। एस्ट्रिंजेंट, ये इनको ब्यूटी पार्लर वाली भी जो लेडीज हैं जो है यूज करती है एस्ट्रिंजेंट, फेस वगैरह पे यूज करती है, ठीक है ना। पर ये यूज करनी नहीं चाहिए, वैसे ज़्यादा सही नहीं रहती फेस पे। और ओरल मेडिकेशन में देखें तो मतलब मुंह से दवाई कौन कौन सी खाओगे तो स्टूल सॉफ्टनेस, पट्टी को मुलायम कर दे ऐसी दवाई खाओ, टाइट ना हो पट्टी। एंड फाइबर सप्लीमेंट, फाइबर के सप्लीमेंट तुम ले सकते हो, ठीक है ना, जिससे तुम्हारी पट्टी सही हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज वगैरह ना बने, ठीक है। ये सब बोल के भुस्सी आती है, उसमें फाइबर भी रहती है और वो पट्टी की मात्रा भी बढ़ाती है, तो उसको भी तुम यूज कर सकते हो। वार्म स्टिच बाथ। वार्म स्टिच बाथ का मतलब है गर्म पानी पीने को कह रही है। रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड इम्प्रूव हाइजीन। ये कह रहा रिलीज डिस्कम्फर्ट, रिलीव हो सकता है, मतलब इसमें आराम मिलेगा डिस्कम्फर्ट में, और क्या इम्प्रूव हाइजीन, और जो हाइजीन है वो क्या है इम्प्रूव हो जाएगी। अगर प्रोसीजर ट्रीटमेंट की बात करें, ये तो कि दवाई गोली की बात है। ऑपरेशन पे बात आए तो क्या है प्रोसीजर ट्रीटमेंट में, देखिए रबर बैंड लिगेशन, ये लाइगेशन या लिगेशन जो भी बोल, इस समझ जाओ तो रबर का मतलब रबड़ की, बैंड का मतलब कोई बैंड मान लो, जैसे कि फीता या रबड़ सिर में बांध लेते हैं छोटे बालक, उस टाइप की रहती है। इसको जो है क्या है पट्टी के रास्ते के मुंह पे लगाते थे, जिससे क्या है जो हेमरोइड्स है, जो मैं बता रहा था कांच बोलते हैं जिसको, वो बाहर नहीं आने की। ये देखो इसमें लिख रहा है फॉर इंटरनल हेमरोइड्स। यदि इंटरनल हेमरोइड्स है तो रबर बैंड लिगेशन लगा सकते हैं, डॉक्टर से लगवा सकते हो। स्क्लेरोथेरेपी, इसमें क्या है इंजेक्टिंग ए सॉल्यूशन, इसमें एक सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर देंगे टू श्रिंक हेमरोइड, जिससे क्या है हेमरोइड जो सिकुड़ जाएगी। इन्फ्रारेड कोआगुलेशन, इसमें है जी यूजिंग इंफ्रारेड लाइट टू कट ऑफ ब्लड सप्लाई,
जो हेमरोइड्स में या रेक्टम की तरफ को आने वाली ब्लड की जो वेसल्स हैं उनमें क्या है, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। किससे? इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड लाइट कोई प्रोसीजर है जो ब्लड वेसल्स को क्या बंद कर देगा, जो ब्लड लेके आती हैं हेमरोइड्स रेक्टम की तरफ। आगे हेमरोइडेक्टोमी, मतलब हेमरोइड कोई काट कर निकाल रहा है, ये कह रही है। सर्जिकल रिमूवल, मतलब ऑपरेशन करके रिमूव कर दो, हटा दो हेमरोइड्स को। फॉर सीवियर केसेस, जो खतरनाक केस है जो जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें करते हैं। स्टेपलेट का मतलब वही जैसे पिन ठोकते हैं उसी को यहाँ पे बोलेगा स्टेपलेट बोल दो, स्टेप्ड बोल दो, जो भी तुम बोलो। वैसे इसमें एल जो है साइलेंट रहता है तो स्टेप्ड भी बोल सकते हैं इसको। स्टेप हेमरोइडोप्रोक्सी, इसमें करो स्टेपलिंग कर दो द हेमरोइड टिश्यू, मतलब उनमें पिन ठोक दो। जो भी डॉक्टर का प्रोसीजर होता है वो करते होंगे, पर तुम समझ जाओ पिन ठोकने वाली कोई जैसी प्रोसीजर होती होगी। आगे प्रिवेंटिव मीजर, इसमें क्या है जी? मेंटेन ए हेल्थी वेट, तुम अपने वजन को मेंटेन रखो। अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्ट्रेनिंग, मतलब वही है लैट्रिन में घंटा भर मत बैठे रहो, कर के नको आओ 2 मिनट में। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना जब तक पूरा पेट साफ ना हो जाएगा तो बैठे ही रहते हैं घंटों, यूँ ना पता कि पाइल्स हो जाएगी। आगे प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, और तुम्हें डायरिया कॉन्स्टिपेशन है उसका क्या अच्छे से इलाज करवा लो ताकि आगे फ्यूचर में पाइल्स ना हो। कॉम्प्लिकेशन में है एनीमिया, इसमें क्या है जब ब्लीडिंग तुम्हें होती रहेगी पोटी के रास्ते से तो एनीमिया हो जाएगा, मतलब खून की कमी हो जाएगी ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस। ठीक, वैसे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, मैनेजमेंट में, पर यहाँ दोबारा से लिखी। तो इसमें क्या क्या देख लिया हमने? कॉम्प्लिकेशन देख लिए, इसको करना चाहो कर लेना है, मत कर लेना है, पीछे मैंने लिख दिए हैं मैनेजमेंट में। ये ऑपरेशन वाले ट्रीटमेंट हो गया, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, मतलब लक्षण या सिम्टम्स कह सकते हैं। ये कौन कौन सी जांच करानी है वो, ये मैनेजमेंट, ये रिस्क फैक्टर, ये कॉज, ये ईटियोलॉजी, इंट्रोडक्शन। वीडियो करते हैं बंद भाई, अब चलते हैं दूसरे वापस।